हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल नॉन स्टॉप लव स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरी तो आप सभी के लिए एक और नई स्टोरी के साथ। तो दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल नॉन स्टॉप लव स्टोरीज इन हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इससे हमें एक बार फिर से हिम्मत मिलती है आप सभी के लिए एक और प्यारी सी स्टोरी लाने की। तो दोस्तों, आप सभी हेडफोन्स लगा लें और इस स्टोरी का मज़ा आराम से लें। मेरा दावा है कि ये स्टोरी आपके दिल को छू लेगी। तो दोस्तों, मैंने सुना है कि इंसान जैसा सोचता है उसके साथ वैसा ही होता है। इसलिए इस चैनल पर हम आप सभी के लिए लव स्टोरीज लेकर आते हैं। जिन लोगों ने अपनी स्टोरीज भेजी हैं, लव स्टोरीज भेजी, उन सभी को पूरे दिल से थैंक्स। और जो लोग अपनी सक्सेसफुल लव स्टोरीज भेज रहे हैं हमारे इस चैनल पर, उन सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी अमीरी और गरीबी का फ़र्क बयां करती है और इस कहानी का नाम है पायल। तो दोस्तों, कहानी। मेरा नाम निशा है। हमारा पूरा फैमिली जो है वो देहरादून में रहता है। मेरे यहाँ पर पापा जो हैं उनकी ज़मीनें काफ़ी हैं और मेरे मम्मी पापा दोनों जो हमारी ज़मीन में जो हमारे पास मतलब फ्रूट गार्डन्स हैं, फलों के बाग हैं, तो वो दोनों ही इस काम को मतलब देखते हैं। हमारे यहाँ पर काफ़ी मज़दूर भी रखे हुए हैं गार्डन में काम करने के लिए। हमारे खेत कह सकते हैं, फलों के खेत। तो यहाँ पर काफ़ी मज़दूर भी हैं जो मतलब काम करते हैं। तो पक्के मज़दूर भी हैं जो स्टार्टिंग से ही काम करते हैं, लेबर्स। तो मेरा तो स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा मतलब इंटरेस्ट था ना इस चीज़ में। तो मैं पापा के साथ शुरू से मॉर्निंग में ही मैं चली जाती थी मम्मी डैडी के साथ में। तो यहाँ पर डैडी फलों का काम करते थे, तो मम्मी तो घर में मतलब हमारे को तैयार करती थी। तो मैं थोड़ा लेट आती थी वहाँ से आके, फटाफट मैं स्कूल के लिए तैयार होती थी और चली जाती थी। ऐसे ही टाइम निकल गया। मम्मी भी जाती थी। मम्मी दोपहर को जाती थी गार्डन देखने। तो हमारे जो गार्डन में थे एक आंटी भी थी, उनका नाम उमा था, उमा। और उनके बेटे का नाम पुनीत था। पुनीत और मैं तो बचपन से ही साथ खेलते थे। मेरे यहाँ पर 3 भाई, एक का नाम है मुन्ना, दूसरे का नाम है सोनू और तीसरे का नाम संजय। ये तीनों ही मुझसे से बड़े थे, मैं सबसे छोटी थी। पापा की लाडली, मम्मी की भी लाडली थी, मैं एक ही एक लड़की थी अपनी पूरी फैमिली में। तो मुझे सब भी बहुत प्यार करते थे। तो स्टार्टिंग से ही मतलब मेरे को पायल पहनाना, चूड़ियाँ पहनाना मम्मी मेरे को सजा के रखती थी। और गार्डन में जितने भी मज़दूर होते थे तो पापा जैसे बोलते थे ऐसे ऐसे काम करना है, तो पापा नहीं होते थे तो मैं उनको बोलती थी ये काम किया, वो काम किया। तो पेड़ों के ऊपर जो पक्षी बैठे होते ना, जब फलों का सीज़न होता है ना, तो उनको उड़ाने के लिए भी किसी को रखते हैं। तो हमने यहाँ पर उमा आंटी को रखा हुआ था। उनका जो बेटा था पुनीत, वो भी यही काम करता था। साथ में मैं पुनीत के साथ मैं भी ऐसे ही करने लग जाती थी। बच्ची थी ना तो मुझे पता नहीं था। लेकिन जो पुनीत की मम्मी थी ना, वो हमारे घर में आती जाती थी। मेरी मम्मी के साथ उनके रिलेशन बड़े अच्छे थे। तो मैं भी उमा आंटी की सारी बातें मैं मानती थी। तो मम्मी और पापा के बाद में मैं उमा आंटी की बात मानती थी। और जो मेरे भाई थे वो अपने खेलों में मस्त रहते थे, बाहर ही रहते थे घर से। वो मतलब ऐसे ही था फिर, जैसे लड़के होते हैं बाहर क्रिकेट खेलते हैं, शुरू से बड़े थे ना तीनों फिर। तो मैं पापा मम्मी के साथ ही बड़ी हुई। उन्होंने मुझे मतलब बड़े प्यार से रखा। मैं और पुनीत जो थे, खाना भी हम लोग कभी कभी साथ ही खाते थे दोपहर का। ये बागों में हमने घूमना, पक्षी उड़ाने और देखना कौन कौन से पेड़ों पे क्या क्या है, मतलब फलों का जैसे होते ना, अभी पक रहे हैं तो बताना मम्मी को, मम्मी टाइम हो गया, ये ऐसे पक रहे हैं, वैसे हो रहा है, मतलब सारा कुछ मम्मा को बताना। पेड़ों की रूटिंग चेक करनी, ये सब जो काम थे पापा भी करते थे, उनके देखे देखी हम करते थे। ज़्यादा पता तो नहीं था हम लोगों को। तो जब मैं 12 साल की हुई तो मेरी एक पायल गुम हो गई। पायल पापा ने बड़े प्यार से मुझे लेके दी थी बर्थडे पे। तो मेरी पायल गुम हो गई। मैंने बड़ी ढूंढी पायल, बड़ी ढूंढी पायल। तो ये जो पुनीत था ना, ये पायल का हर दम गाना पायल के ऊपर ही गाता था। मेरे को डाउट था इसी ने ली हुई है। मैं हमेशा उसको पूछती, तूने मेरी पायल तो नहीं देखी? वो हमेशा कहता नहीं, पर गाना वो हमेशा पायल का ही गाता। तो धीरे धीरे अब मैं समझदार भी हो रही थी, बड़ी हो रही थी ना, तो मैं समझ गई थी पापा को अच्छा नहीं लगता कि मैं उससे बात करती हूँ। मैंने खुद ही पुनीत को इग्नोर करना शुरू कर दिया। पुनीत ने मुझे इम्प्रेस करने की बहुत कोशिश की। वो हमेशा मतलब बाहर जाके अच्छे अच्छे कपड़े लाता, उस पर अच्छे भी लगते थे, मुझे भी अच्छे लगते थे जब वो अच्छे अच्छे कपड़े, स्पेशली वाइट शर्ट जो थी ना, मुझे तो मेरी फेवरेट थी, उसके ऊपर बहुत ही अच्छी लगती थी।
और जब भी वो वाइट शर्ट पहनता था ना, मैं स्पेशल उस दिन गार्डन में नहीं जाती थी। ऐसे धीरे धीरे मैंने उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। उसको बहुत तकलीफ़ हुई, उसने बहुत मुझे मनाने की कोशिश की, लेकिन मैं फिर पापा ने मुझे हॉस्टल भेज दिया। तो फिर जब मैं आती हॉस्टल से तो मेरी नज़र हमेशा उसी को ढूंढती कि कहाँ है वो, और वो जब मुझे देखता एकदम मेरे पास आ जाता और मैं गुस्सा करने लग गई थी। अब मैं जानबूझ के गुस्सा उसको करती थी ताकि ये मेरे से दूर रहे और मेरे मम्मी डैडी को कुछ पता ना चले कि मैं इसको पसंद करती हूँ, या ये मुझे पता चल गया था ये मुझे पसंद करता है। फिर मैंने +2 करी तो मैं वापस आई हॉस्टल से, तो अब मैं उसको ज़्यादा ही गुस्सा करती थी, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि कभी मैंने उसके मुँह पे थप्पड़ भी मारे थे। और वो इरिटेट भी हो गया था वो मेरे से, तो उसने घर आना बिल्कुल ही छोड़ ही दिया। वो अपनी मम्मी के साथ बाग में ज़रूर बैठता था दोपहर तक, उसके बाद वो घर कभी नहीं आया हमारे। तो मेरा मन कभी कभी करता था उससे मिलने का, मैं जाती थी गार्डन में, लेकिन वो मुझे देखकर एकदम ही चला जाता था। अब मैं भी क्या करती, मेरे इतने बड़े बड़े 3 भाई थे, उनको अगर कुछ शक भी हो जाता तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता। इधर जो पापा थे वो मतलब उनको तो ये था कि कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं पता था मम्मी को भी। पर मेरा बढ़ता गुस्सा ना, मैं हमेशा चीज़ें तोड़ती, मैं खिजी रहती हमेशा। ये मेरे मम्मी डैडी को बड़ा ही बुरा लगता था कि ये गुस्सा बहुत करती है। अब किस चीज़ पे गुस्सा करती, क्यों गुस्सा करती, ये किसी को भी नहीं पता था। फिर धीरे धीरे हम ज़्यादा बड़े हुए तो मेरे तीनों भाइयों की शादियाँ हुई, मेरी भाभियाँ आई घर पर। तो मेरे मम्मी डैडी ने बहुत प्रेशर डाला मेरे ऊपर कि बेटा तू भी शादी कर ले, एक ही एक है। मैं सुंदर भी बड़ी थी ना, मेरे मम्मी डैडी को मैं पसंद भी बहुत थी, बहुत प्यार करते थे मुझे। उन्होंने बहुत प्रेशर डाला बेटा शादी कर ले, लेकिन मैंने उनकी बात सुनी नहीं। फिर पुनीत की जो मम्मा थे वो भी आए, कि उमा आंटी आए थे, कहते कि बेटा तू शादी कर ले, निशा शादी कर ले, लेकिन मैंने उनकी भी बात नहीं सुनी। मैंने कहा आंटी प्लीज़ आप मुझे इस बारे में ना बात करें, क्योंकि मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, ऐसे बहाने मैंने मारे कि मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ वगैरह वगैरह, जैसे हम लोग पढ़े लिखे लोग शादी को टालने के लिए ऐसी बातें करते हैं, मैंने भी ऐसी की। फिर जो हमारी संपत्ति थी उसका बंटवारा हुआ, जितनी जायदादें थी 4 हिस्सों में बंटी, बड़े भाई मुन्ना को भी मिली, उससे छोटा भाई सोनू को भी मिली, वो तीसरे नंबर का संजय था उसको भी मिली, और मेरे हिस्से भी बराबर आई। हम लोग वसीयत जितनी थी 4 पेपर्स थे, चारों मेरे निशा नाम सबसे लास्ट में था, पर बराबर बंटी हुई थी, क्योंकि मैं सबसे छोटी थी तो सबसे लास्ट में ही आना था मेरा नाम। तो पापा ने इन दिनों में मेरे लिए एक ना सर्वेंट रखी थी, उसका मतलब नौकरानी, उसका नाम राधा था। तो मैं उसको सर्वेंट नहीं समझती थी, मैं उसको ना एक्चुअली अपनी फ्रेंड ही समझती थी। इतना सर्वेंट नहीं मैं, ऐसा मैं उसके साथ चाय पीनी, साथ ही पीनी, तो गुस्सा भी मैं उसी के ऊपर निकालती थी अपना। खाना खाना मैंने कहा राधा आजा तू भी, राधा को भी मैंने साथ ही, मतलब राधा धीरे धीरे मुझे पूछती थी आपको गुस्सा क्यों आता है। मैं उससे भी कभी नहीं खुल के, मैंने कभी नहीं उसको कहा। फिर देखते देखते मेरे पापा मम्मी बूढ़े हो गए, बुढ़ापे की वजह से फिर पापा की डेथ हो गई। फिर उनके 2 साल बाद जो मेरी मम्मा थी वो भी चली गई ऐसी बीमारी से। उनको भी पापा का ही था कि हाँ पापा चले गए, तो अब मतलब अकेले अकेले, साथ में मैं भी उनका कम ही साथ रहती थी, शायद मेरी गलती थी ये, पर अब मैं अकेली अकेली रहती थी, मुझे ऐसे ही रहना अच्छा लगता था। फिर जो मेरी भाभियाँ थी ना वो खिंचती थी मेरे से कि हाँ ये तो शादी भी नहीं कराती, ये यहाँ पर ही हमारे ऊपर ही रहेगी। तो थोड़ा दुख भी होता था कि मेरी भाभियाँ मेरे बारे में ऐसे सोचती हैं। फिर उन्होंने भेदभाव करना शुरू कर दिया, जैसे कि ना अपने आप खाना खाना, तो मुझे खाना पूछना भी नहीं, मेरे को तो राधा ही देती थी खाना। फिर अपने बच्चों के लिए कोई कोई चीज़ें बाहर से लाती थी, फिर उन्होंने मुझे बिल्कुल ही पूछना छोड़ दिया। तो जो मेरी जो मतलब राधा थी ना, फिर उसने मुझे कहा, कहते कि ये जो आपका पापा ने ये दिया हुआ ना आपका पोर्शन है, जो आप इधर ही रहना शुरू कर दो। ये मतलब मेरे हम अलग अलग बिल्डिंग्स थी ना हमारी, तो मैं उधर चली गई, अपने दूसरे घर में चली गई, वो भी हमारा ही घर था। मैंने फिर उधर सेटलमेंट अपनी की, राधा भी मेरे साथ ही थी। राधा को भी मैंने कहा तू भी आ जा करके, कि मैंने कहा अपना सारा मतलब आ जा का मतलब इन द सेंस सारा सामान लिया, इधर ही रहना शुरू कर दे। राधा ने भी यहाँ ही रहना शुरू कर दिया। तो फलों का जो था वो मतलब अलग सा मेरा हिस्सा था, तो उसमें से मैं राधा को भी उसकी फैमिली के लिए कुछ भेज देती थी ऐसे ही। तो अपने लिए भी मतलब मेरा तो गुजारा आराम से चल रहा था कि पापा ने काफ़ी मतलब बैंक में भी था मेरा पैसे, तो जायदाद में भी मेरा अच्छा खासा हिस्सा था। तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि हाँ मैं इन लोगों से कुछ लेकर खाती, नहीं। मेरे पापा मम्मी ने बहुत ही अच्छा मेरा देख कर ही गए थे वो।
तो लेकिन मेरा खिजना और गुस्सा ना बढ़ता ही जा रहा था, वो भी कम नहीं हो रहा था। तो जो मेरे भाई थे वो भी, उन्होंने भी दूरी बना ली। भाभियाँ तो पहले से ही दूर थी और उनके बच्चे तो पहले से ही दूर थे। अब मैं अकेली सी हो गई थी। मैं मतलब बाहर जब मैं निकलती तो मैं देखती कि हाँ ये लोग तो अपने में हैं, और ये लोग मुझे अब देखते भी नहीं थे कि हाँ ये बाहर आई है तो बात ही कर लें। अब ये लोग अपने में मस्त रहते। जैसे दिन त्योहार आने, जैसे दिवाली, दशहरा, तो इन्होंने मेरे को मतलब हाँ हेलो हाय कर लेनी कि हाँ हैप्पी दिवाली कर लेना। थोड़े घर में मिठाई वगैरह दे के चले जाते थे, तो मैं भी अपने घर से 4 हिस्सों में मिठाई उनके लिए भिजवा देती थी उनके घर में, राधा से। लेकिन फिर जब राखी आनी तो पहले जैसा नहीं रहा था अब हमारे घर का माहौल। जब मम्मी डैडी थे तो राखी पे हमारा तो पूरे घर में इतनी चहल पहल होती थी, इधर उधर हमने भागना, वो वैसा कुछ रहा ही नहीं था। अब मैं अपने प्लेट सजा के, जो होती ना राखी का शगुन होता है, वो पूरा सजा के एक एक घर जाना। पहले मैं मुन्ना भैया के घर जाती थी, फिर संजय भैया के घर उनको राखी बांध के आती थी, फिर मतलब ऐसे सोनू भैया के घर, ऐसे ही तीनों के घर में एक एक करके चली जाती थी। तो पहले जैसा अब कुछ भी नहीं रहा था। जैसे अभी न्यू ईयर आना, तो पहले तो न्यू ईयर पे हम लोग सारे, मतलब पापा जब तक थे ना तब तक कैंप फायर होता था। पापा ने आग जला के सब आपस मतलब आधे जरूर के लोगों को इकट्ठे कर लेना। अब वो कुछ रहा ही नहीं था, क्योंकि जब तक पापा मम्मी थे ना तब तक बहुत यहाँ के लोगों का, वैसे हमारा, मैं आपको बता दूँ आपकी जानकारी के लिए, शायद मैंने बताया नहीं है, हम लोगों की जो फैमिली ना वो राजाओं की फैमिली है। और यहाँ पर सब लोगों को पता है कि ये राजाओं की फैमिली में से हैं, तो यहाँ के लोग हमें बहुत रिस्पेक्ट करते हैं इस वजह से। तो हम लोगों से मतलब थोड़ा मतलब ध्यान से देख कर ही बात करते हैं। उठना बैठना हमारा मतलब इन लोगों को अच्छी तरह पता है कि हम लोगों से किस तरीके से बात करनी। तो ऊंचा कभी भी किसी ने बात नहीं करी। और जब पापा होते थे तब कैंप फायरिंग वगैरह उन्होंने रखनी, एक क्रिसमस पे भी रखते थे और जो न्यू ईयर पे भी रखते थे। तो कैंप फायर वगैरह लगाना और स्पीकर्स वगैरह का सेटअप करके इवनिंग का खाना जो होता था हम लोग सारे करते थे। बड़ा पापा के होते हुए तो इतना मज़ा आया ना, पापा ने तो इतना कुछ दिया हमारे को, इतनी खुशियाँ दी। मम्मा ने भी पूरा, इन्होंने तो ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई थी। पर उनके जाने के बाद ना अकेलापन, अब जैसे पापा रखते थे ना कि हाँ दिवाली दशहरा आया और ये क्रिसमस आया, क्योंकि देहरादून ठंडा एरिया है ना, शाम को तो और ठंड हो जाती है। तो हम लोग कैंप फायरिंग वगैरह करते थे, मतलब आग जला के आसपास घूमना, मतलब हाथ सेकना। छोटे छोटे बच्चे जो होते थे वो डांस करते थे डीजे उस पर स्पीकर वगैरह लगा के। लेकिन अब ऐसा कुछ रहा नहीं था, तो काफ़ी तकलीफ़ होती थी। हाँ उसी एरिया को मैं खिड़की से देखती रहती थी कि हाँ पापा यहाँ पर आग लगाते थे और हम लोग छोटे यहाँ पर आसपास डांस करते थे, कैंप फायरिंग बोलते थे हम लोग उसको। हम लोगों ने इतना अच्छा टाइम निकाला था ना मम्मी डैडी के साथ। तो चलो वो नहीं रहे तो कम से कम भाइयों को तो कुछ करना चाहिए था ना। अक्सर भाई जो होते ना वो मम्मी डैडी के मतलब जैसे उन्होंने रखा होता है ना वैसा फैमिली वो रख नहीं पाते, क्योंकि पापा पापा ही होते हैं। सच में पापा जैसे नहीं बन सकते ये भाई। पापा तो जैसे राजा थे ना, उन्होंने सब कुछ दिया मेरे को टाइम टाइम पे। उन्होंने तो मुंह खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, पापा जी ये चाहिए, डैडी वो चाहिए, नहीं। वो साथ में गाड़ी में जाना, आज हम यहाँ जा रहे हैं चलो बैठो, और साथ में हमको ढेर सारी चीज़ें दिला के आना। तो हम लोगों का तो जैसे उस टाइम राज था। और आज की डेट में तो कुछ भी नहीं था ना। वैसे निकलती थी गाड़ी छोटे बच्चों की, हम जैसे हम जाते थे ना, हम छोटे बच्चों की गाड़ी ऐसे, तो वैसा कुछ रहा ही नहीं था। अब गाड़ी तो निकलती थी, अब हम सब बड़े बड़े हो गए थे, अपनी अपनी गाड़ियों में जाते थे। पता चलता था हाँ वहाँ पर भैया जा रहे हैं, वो भैया की गाड़ी निकल रही है, और वहाँ पर भाभियाँ जा रही हैं, वो भाभी की। अब मेले भी लगते हैं यहाँ पर, तो हम लोग तो पहले जो पापा थे तो मेलों पे हम लोग अपनी जीप में बैठ के जाते थे। पापा ने नीचे नहीं उतरने देते थे मेले पे, तो हम लोग जीप में बैठ के घूम घाम के मेला देखते थे, बाजे बूजे लेके बड़ा मज़े से आते थे। अब वो उनमें से 1% भी नहीं वो सब रह गया था। मैं ना पहले तो मेरे को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था, मैं चीज़ें तोड़ती थी बहुत ही, मैं बोलती भी, जो सामने आता था ना उसको, जो मेरे मुंह में आता था मैंने वही बोल देना, खाना नहीं खाना। लेकिन अब जब मेरे पेरेंट्स नहीं रहे, मम्मी डैडी नहीं रहे, राधा ही थी, तो मेरे को ये डर भी था। मैंने कहा यही कहीं ना मेरे को छोड़ के चली जाए, सारा ध्यान तो मेरा रखती थी। कहीं दिल में था कि हाँ, फिर ऐसी बात नहीं, नए नौकर को तो बंदा रख ले, पर राधा के अंदर जो था ना
वो मेरा प्यार था। जैसे ये मेरी फ्रेंड थी ना, वैसे मैंने इसके साथ चाय पीनी, खाना खाना। अब तो उम्र भी मेरी 50 साल तक हो गई थी इस टाइम में आके मेरी 50 साल तक हो गई थी, इसलिए शायद इसी उम्र के करके पिछली मेमोरीज याद आती हैं, तो बस याद ही करते रहते हैं। फिर उसके बाद में मैं चुप हो गई। अब बस राखी पे जाती थी अपने भाइयों के पास, दिवाली जैसे उनकी होती थी तो ठीक है, आ गए तो ठीक है, मैं भी चली जाती थी, नहीं आए तो बस नहीं आए, ठीक है। फिर अब मैं चुप हो गई थी, सबको पता चल गया था हाँ ये चुप हो गई है, कोई ना कोई तो बात है। लेकिन उन्होंने मेरे से कभी पूछा नहीं और मैंने कभी बताने की मतलब ना कोशिश की, ना मेरा मन किया बताने का। अब सब अपने अपने में बिज़ी थे, मैं भी थी, ठीक है। मेरे पास भी अपने गार्डन थे फ्रूट के, मैं भी जैसे सर्दियों के फ्रूट है, सर्दियों मतलब ऑन द टाइम तुड़वाती थी, गर्मियों के फ्रूट भी ऑन द टाइम तुड़वा के उनको लोड करके मैं भी भिजवा देती थी बेचने के लिए। जैसे पापा, बचपन से ही हमने ये सीखा हुआ था, तो ठीक है, जैसे ज़िंदगी चल रही थी चलने दी। फिर अब सब्र तो करना ही था। फिर उमा आंटी की डेथ हुई, तो उस टाइम पुनीत आया था। फिर मेरे को बड़ा हुआ कि हाँ मैं इससे बात करूं। मैं खिड़की से उसको देख रही थी, पर उसने फिर मेरी तरफ एक बार तो देखा और मुंह मोड़ के चला गया। उसको था कि हाँ ये पहले जैसे मुझे थप्पड़ मारेगी, गुस्सा करेगी, अब बड़ा हो गया हूँ, लोग भी देखेंगे, तमाशा बनने से अच्छा है मैं चला ही जाऊँ। शायद उसने यही सोचा होगा। मैं बस आह भरती रह गई। मैंने कहा ये चला गया। एक बार इसने मेरे को पूछा नहीं कि निशा कैसी है तू, कुछ नहीं। फिर चलो, फिर काफ़ी दिन तो ऐसे ही निकल गए। फिर एक दिन राधा ने मुझे बताया, कहती यहाँ पर ना एक मतलब हमारे टाउन से थोड़ा आगे एक प्रेयर करने वाला आदमी सुना है हमने, वो जिस चीज़ के लिए प्रेयर करता है ना वो ठीक हो जाती, वही पूरी हो जाती उसकी प्रेयर। ऐसी प्रेयर है, चमत्कारी जैसे प्रेयर होती है ना, जैसे चमत्कारी लोग होते हैं ना कि हाँ ये किसी चीज़ के लिए प्रेयर कर दे तो लोग उनके पीछे भाग के जाते हैं, हाँ भाई बंदा वो प्रेयर करने वाला है, उसके पीछे भागते हैं। मतलब ऐसे होता है ना, ऐसे ही मतलब मेरे को भी हुआ। मैंने कहा यार अगर वो प्रेयर करने वाला है ना तो मैं भी जाऊँगी। तो मैंने फ़ोन वगैरह करवाया, तो वहाँ पर किसी लेडी ने फ़ोन उठाया, तो मैंने उनसे पूछा कि ब्रदर यहाँ पर ही, मतलब सभी उसको ब्रदर ही बोलते थे। तो उन्होंने कहा हाँ अभी तो हैं, फिर आगे निकल जाएंगे, अगर आपने आना तो उन्होंने मुझे टाइम दे दिया 2 दिन बाद का। तो मैंने राधा को बोला, मैंने कहा राधा तू जाएगी ना मेरे साथ, चलेगी ना? राधा कहती यार, क्योंकि राधा नहीं तो मुझे उनके बारे में बताया था ना, तो फिर राधा को साथ लेके जाना तो बनता ही था। तो मैंने सोचा कि इतनी दूर तो हम जा ही रहे हैं, चलो कि हम लोग ना मतलब 2 दिन रह कर ही आएंगे, उधर आसपास कहीं होटल देख लेंगे। राधा को मैंने बोल दिया था 2 दिन का ना अपना कपड़ा कुपड़ा ले लेना। तो राधा ने कहा ठीक है, अपने घर में मैंने कहा पूछ लेना। राधा ने भी अपने घर में पूछ लिया। तो फिर हम लोगों ने अपने ड्राइवर को बुलाया, हमने कहा चलो 2 दिन तक हम उधर ही रहेंगे, तो अगर स्टे हुआ तो ज़रूर करेंगे, नहीं तो फिर वापस आ जाएंगे। तो पता चला था कि जो लोग हैं प्रेयर वाले, उन्होंने और आगे निकल जाना है 2 दिन के बाद में। हमें ये था कि चलो मिल लो। अब मेरे माइंड में मैं प्लान बना रही थी, मैंने कहा उन लोगों से मैं क्या बात करूँगी, किस लिए मैं क्या बोलूँगी कि मेरे को इतना गुस्सा, इतनी चुप मैं क्यों हो गई हूँ। फिर मैंने कहा चलो मैं बहाना लगा दूँगी कि मेरे मम्मी पापा नहीं रहे तभी मैं ऐसी हो गई हूँ, पर मैं अपने मन की शांति के लिए प्रेयर ज़रूर करवाऊँगी। इतना मैं सोच कर ही निकली थी घर से। तो जो ड्राइवर था उसने भी अपना कुछ प्रेयर करवानी थी अपने बच्चों के लिए, तो इन्होंने भी, राधा ने भी कुछ बोला था मुझे कि हाँ इसने भी अपने फैमिली के लिए प्रेयर करानी है। मैंने कहा चलो फिर हम लोग चल पड़े। सुबह सुबह ही हम लोग निकल गए। तो हम लोग दोपहर के 12:30 बजे तक पहुँचे होंगे वहाँ पर। तो वहाँ पर जो लेडीज़ थी उन्होंने वाइट कपड़े पहने हुए थे, सिर पे उन्होंने चुन्नी रखी हुई थी। उन्होंने फिर हमें बिठाया, बाहर ही पेड़ों के नीचे बिठाया, ऐसे ही होता है देहरादून में। तो हम लोग बैठ गए, शरबत लाई हमारे लिए, फिर हमने पिया। उसके बाद में कहती अभी ब्रदर ना बिज़ी हैं, थोड़ी देर में आपसे मिलेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर दोपहर के खाने का भी टाइम हो गया, वो कहती हैं कि आप भी खाना खा लो, वो लोग भी खाना खा लेंगे, तो फिर हम लोग मिलते हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर हम लोगों ने सबने वहाँ पर ही एक जगह बैठ के खाना खाया। अभी तो कमाल की बात ये थी कि मैं राधा और ड्राइवर के साथ ही खाना खाया। राधा के साथ तो फिर भी चलो मैं खा ही लेती थी अपने डाइनिंग टेबल पे बैठ के, वो तो मेरा घर था।
लेकिन ड्राइवर के साथ तो कभी बनता ही नहीं था, लेकिन यहाँ पर तो मजबूरी थी। मेरे को अजीब सा लग रहा था क्योंकि मैं शुरू से ऐसी नहीं थी। मैंने फिर उसको जब पता चला कि ये उस फैमिली से आई है, किसी ने बता दिया अंदर जाके कि उस फैमिली की लेडी आई है, राजाओं की फैमिली की, तो फिर उन्होंने उस टाइम में बड़ी जल्दी हमको बुलाया कि उस लेडी को बोलो अंदर आ जाए। निशा, उन्होंने मुझे बोला निशा मैडम आपको बुला रहे हैं, हमने बताया कि आप मतलब इनकी बेटी हो तो वो आपको जल्दी बुला रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। तो मैं पहुंच गई। उन्होंने राधा को और ड्राइवर को बोला कि आपकी बारी बाद में आएगी। मैंने फिर बोला, मैंने कहा ये मेरे साथ ही हैं, अगर इनकी बारी भी मेरे साथ ही आ जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। वो कहते कि थोड़ी देर में आएगी, पहले आपकी आएगी। मैंने कहा ठीक है। जब मैं अंदर गई कमरे में तो मैंने देखा पूरे कमरे में बिल्कुल ही खाली था कमरा, नीचे ही लगा हुआ था जो जैसे दरी वगैरह होती है ना, एक जगह पे वहाँ पर बैठे हुए थे। वो भी, उनकी भी उम्र 50 साल की होगी। तो मैं देख के हैरान हो गई क्योंकि वो पुनीत था। मैंने पुनीत से पूछा, मैंने कहा तुम प्रेयर लाइन में चले गए? कहता हाँ। अब एहसास तो बहुत कुछ था क्योंकि वो भी सिंगल था, मैं भी सिंगल थी। पता था हम दोनों के बीच में क्या चल रहा था और हम लोग ऐसे क्यों अलग हुए, पर हम लोगों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। फिर पुनीत ने मुझसे पूछा, कहता अगर कोई और ब्रदर होता तो आपसे तो पूरा ही पूछता, लेकिन मेरे को एक बात बताना कि तुम इतना गुस्सा क्यों करती थी उस टाइम जब हम छोटे थे। फिर मैंने कहा तुझे पता है ना पुनीत, मेरे 3 भाई थे, बड़े पापा थे, और तेरे को पता है ना फिर अगर मतलब हम दोनों काफ़ी क्लोज थे। वो कहता हाँ मैं समझता हूँ इस चीज़ को। तो मैंने कहा अगर उनको पता चल जाता तो सोच फिर क्या बात होती। कहता हाँ मैं जानता हूँ, पर इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मैं हंस पड़ी। तो फिर उसके बाद में मैंने प्रेयर करवाई। प्रेयर करवाते जाने से मतलब पहले पुनीत मुझे बोलता, कहता अभी रुक रहे हो यहाँ पर, इसी टाउन में हो ना आप? मैंने कहा हाँ। कहता हम शाम को मिलते हैं, शाम को ज़रूर आना। मैंने कहा ठीक है। फिर जब 2 दिन हम वहाँ पर ही रहे तो 2 दिन तक मैं उससे मिलती रही। हम लोग मिले, हमने खाना वगैरह खाया। तो मतलब पहले जैसे तो नहीं हम लोग क्लोज़ आए, पहले जैसे तो हमारे बीच में ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन बातों बातों में मैंने वो जो मेरी पायल थी ना, उसने की रिंग बनाया हुआ था उसका, वो मैंने उसके हाथ में देख लिया। मैंने कहा पुनीत ये क्या है? और उसने थोड़ी नीचे नज़र झुकाई। थोड़ी देर बाद बोला, कहता ये मेरा की रिंग है, मेरी गाड़ी का। कहता बचपन से मैंने इसको संभाल के रखा है। मैंने कुछ नहीं, मैंने उसको स्माइल दे दी और मैं आ गई। और उसके बाद में ना मैं चुप हुई वैसे जैसे पहले थी, ना मुझे गुस्सा आया। बस मैंने हालात से एक तरह से जो हुआ ऐसा ही सब कुछ होना चाहिए था, क्योंकि सब कुछ हमें देखना पड़ता है। अपने मतलब मुझे अपने में रहना था, उसे अपने में रहना था। इसी को तो, यही तो फ़र्क है अमीरी और गरीबी का। हमारी इतनी शरीफी थी कि हम लोगों ने कोई कदम नहीं उठाया। आज भी मैं उससे मिलती हूँ, प्रेयर करवाती हूँ, लेकिन हम लोग पहले जैसे क्लोज़ नहीं हैं। हमारे बीच में एक दूरी है। मुझे पता है वो खुदा का बंदा है, प्रेयर करने वाला है। मुझे उससे हमेशा दूर रहना है, मैं ये बात जानती हूँ। लेकिन हम अच्छे दोस्त हैं, जैसे बचपन में थे ना, ठीक ठाक अच्छे दोस्त, ज़्यादा क्लोज़ नहीं, वैसे ही अभी भी हमारी दोस्ती है। तो वो मेरे घर में भी आता है, तो हम गार्डन में वैसे ही बैठते हैं। लेकिन मैं सब्र इसीलिए किया, मैंने कहा चलो वो आता तो है, मुझसे मिलता तो है, मैं खुश हूँ इसलिए। तो ये थी मेरी छोटी सी कहानी। तो ऐसा नहीं है कि मैं दुखी हूँ इस टाइम, मैं इस टाइम बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं उससे मिलती रहती हूँ। तो ज़रूरी नहीं कि हर प्यार की मंजिल शादी हो। कुछ प्यार की जो मंजिल होती है ऐसा ही होती है। हम साथ हैं, मिल रहे हैं, मेरे लिए ये बहुत है। और मैं इतना भी जानती हूँ उसके लिए भी ये बहुत है। कुछ ऐसे दायरे होते हैं ना जो हमें क्रॉस नहीं करने चाहिए। तो हम दोनों ने वो दायरे जो हैं वो कभी क्रॉस नहीं किए और ना ही कभी करेंगे। तो दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी कहानी। मेरी कहानी सुनने के लिए थैंक्स। तो दोस्तों आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, आपको इस कहानी ने फुल एंटरटेन किया होगा। तो दोस्तों आपके लिए हम ऐसी ही अच्छी स्टोरीज़ लेके आते रहेंगे, आपको पूरा एंटरटेनमेंट आपका होता रहेगा। अगर आप मुझे अपनी फ़ोटोग्राफ्स भेजना चाहते हैं तो मेरी FB ID का नाम है एडन आर्नल्ड। आप मुझे अपनी फ़ोटोग्राफ पोस्ट कर सकते हैं, तो मैं उनको अपनी वीडियो में ले लूँगी, ठीक है। तो दोस्तों
आपकी सराउंडिंग्स हमेशा प्यार से भरी रहें और आपके लव वंस हमेशा आपके साथ रहें। मेरी प्रेयर हमेशा आपके साथ है। तो दोस्तों बाय, थैंक यू।